हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज मैं लेके आऊं आपके लिए कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब गूगल भी मुश्किलों से देता है। जैसे कि क्या आपको ये पता है कि हीलियम अर्थ से भी पहले सूरज पर खोजा गया था? जी हाँ, वो भी साल 1868 में। पर सूरज के बिना पास जाए एस्ट्रोनॉमर्स ने आखिर ये कैसे पता लगाया कि उस पर कौन से एलिमेंट्स मौजूद है? खैर, इसके पीछे की साइंस तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही, पर इससे पहले आप मुझे ये बताओ कि यार हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि सिर्फ अर्थ पे ही हवा है, स्पेस में नहीं है, स्पेस इज अ वैक्यूम। लेकिन ऐसा क्यों? क्या स्पेस में हवा नहीं होती? और अगर आज स्पेस पूरा एयर से फिल्ड होता तो क्या स्पेस में भी लाइफ पॉसिबल हो पाती? वेल, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका जवाब है। तो चलो इन्हीं सारे सवालों के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये आस्क जीएसएफ एपिसोड। तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो है हाउ डू एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड एलिमेंट्स ऑन डिस्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज विदाउट विजिटिंग देम? सो फ्रेंड्स, ये तो वो सवाल है जो मुझे भी काफी अटपटा सा लगता है। यार, इंसान चांद के आगे तो कभी गया नहीं और बस बड़े बड़े ढांचे मारता है कि फलाने प्लेनेट पर ये एलिमेंट है और दूसरे पर वो। लेकिन अब मुझे इसके पीछे का साइंस पता है एंड मैं आज उसे आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, वो भी एकदम सिंपल शब्दों में। देखो, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो जब स्प्लिट होती है तो अलग अलग वेवलेंथ्स यानी कि कलर्स में बिखर जाती है, जिनमें से कुछ हम देख सकते हैं और कुछ हम नहीं। ये तो हम सभी को पता है, राइट? तो जब ये अलग अलग वेवलेंथ्स के लाइट रेडिएशंस किसी एलिमेंट पर पड़ते हैं, तब डिपेंडिंग अपॉन कि उस एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कुछ वेवलेंथ की लाइट रेडिएशंस एब्सॉर्ब हो जाती है और बाकी सब रिफ्लेक्ट या डाइवर्ट हो जाती है। और जब हम इन्हीं सभी रिफ्लेक्टेड और डाइवर्टेड लाइट रेडिएशंस का चार्ट बनाते हैं, तब हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन सी लाइट उस एलिमेंट ने एब्सॉर्ब की है। अब ये जो डेटा हमें मिला, साइंस की भाषा में हम उसे एलिमेंट का एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिमिलरली, अगर हम कुछ समय तक लाइट मारना बंद कर दें, तो वो एलिमेंट उस एब्सॉर्ब्ड रेडिएशन को वापस बाहर फेंकने लगता है, जिसे अगर आप डिटेक्टर की मदद से रिकॉर्ड करोगे तो आपको सिर्फ वही रेडिएशंस डेटा में दिखाई देगा जो पहले एब्सॉर्ब हुई थी, बाकी नहीं। और इस डेटा को एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ तक सिंपल? सब कुछ समझ आया? ओके। अब देखो, हर एलिमेंट का एब्सॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम अलग होता है, इसीलिए इस डेटा को हम उस एलिमेंट का फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स लाइट और मैटर के इसी इंटरैक्शन को सेलेस्टियल बॉडीज के लिए बड़े स्केल पर इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग मैसिव हाईली सेंसिटिव टेलीस्कोप्स इन स्पेस। ये टेलीस्कोप्स दूर दराज के स्टार्स, प्लैनेट्स और मून्स से आती हुई लाइट को स्टडी करते हैं और बताते हैं कि उस सेलेस्टियल बॉडी के सरफेस पर कौन से एलिमेंट्स मौजूद है ना इंटरेस्टिंग? वेल, इसी इंटरेस्टिंग टेक्निक की मदद से हीलियम गैस 1868 में सूरज पर खोजा गया था। हीलियम गैस काफी अनरिएक्टिव होती है, इसीलिए उसे केमिकल टेस्ट की मदद से डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल था। इसी के चलते 1868 में एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर जूल्स जैनसन और एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर नॉर्मन लॉकियर ने जब सूरज से आ रही रेडिएशंस के एब्सॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, तब उन्हें पता चला कि उसमें एक अननोन फिंगरप्रिंट मौजूद है। उन्होंने उस अननोन एलिमेंट को नाम दिया हीलियम, जो सन के ग्रीक गॉड नाम हीलियोस से डिराइव किया गया है। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। ऐप का नाम है बायनमो और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस ऐप में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे मैं यहाँ पे 700 रुपए में ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और अब हमें थोड़ा सा रुकना होगा एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में इजीली 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको ये डिपॉजिट पे डबल मिल जाएगा, यानी कि 400 रुपए का टॉप अप करिए और आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। सो अभी रजिस्टर कीजिए इस ऐप में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और 65,000 अपने ट्रेडिंग डेमो अकाउंट में पाइए, जिससे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और ट्रेडिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ट्रेडिंग की नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अर्निंग की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड करिएगा, पूरा रिसर्च करके, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपका कैपिटल रिस्क में होता है। सो डाउनलोड बायनोमो नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम अ बायनोमिस्ट, आर यू? खैर, अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। व्हाट इफ द यूनिवर्स वाज फिल्ड विद एयर? आप में से कई लोग ये इमेजिन करते होंगे कि काश हमारे यूनिवर्स में हर जगह हवा मौजूद होती तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स बिना किसी ब्रीदिंग हेलमेट के स्पेस में ट्रैवल कर पाते। पर क्या आपको ये पता है, आपका ये ख्याल अगर रियलिटी में बदल गया ना, तो पूरी यूनिवर्स ये कुछ समय में तबाह हो जाएगी।
जी हाँ, आज हमारा प्लैनेट स्टेबल है क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर के बाहर कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं है जिन्हें वो ग्रेविटी की मदद से अट्रैक्ट कर सके। पर अगर स्पेस में वैक्यूम के जगह पे हवा के मॉलिक्यूल्स आ गए तो अर्थ और बाकी सभी सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स एटसेट्रा उस हवा के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने लगेंगे। इससे जगह जगह पे एटमॉस्फेयर काफी डेंस हो जाएगा और सभी सेलेस्टियल बॉडीज का मास बढ़ने लगेगा। मास बढ़ने से ग्रेविटी बढ़ जाएगी और एटमॉस्फेयर डेंस होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और फाइनली स्पेस में हवा भरने के कुछ ही समय बाद हम और अन्य सभी जीव ग्रेविटी और प्रेशर के चलते पूरी तरह से पिचक जाएंगे। खैर, हमारे खत्म हो जाने के बाद पृथ्वी भी ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगी क्योंकि गेल-लुसाक लॉ के अनुसार प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी पृथ्वी के बढ़ते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हर जगह तापमान यानी कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि बस हर जगह लावा ही लावा होगा। और यही सारी घटनाएं जब जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस जायंट्स पर भी होंगी और इस वजह से वो प्लैनेट्स से स्टार्स ही बन जाएंगे। क्योंकि ये प्लैनेट्स भी सन की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं, उनकी बढ़ती ग्रेविटी उनके एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ाएगी जो टेम्परेचर बढ़ाएगा और फाइनली उनके भी न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और वो एक स्टार बन जाएंगे। लाइक लिटरली अपने सोलर सिस्टम में 4 स्टार्स हो जाएंगे। और इतना सब होते होते पूरे यूनिवर्स में मौजूद सभी सेलेस्टियल बॉडीज की ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगेगी। मतलब पूरा यूनिवर्स एक ही जगह पे गिरने लगेगा या फिर बोलो तो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। और बस देखते ही देखते पूरा यूनिवर्स बढ़ती ग्रेविटी से इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि वो सिंगुलैरिटी पे आके रुकेगा और हम मानो हिस्ट्री बन के रह जाएंगे। अब इतना सब जानने और बताने के बाद एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी जिंदगी जू में सबसे लंबी होती है पर वाइल्ड में नहीं? वेल, इसका जवाब आप दोगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, अपने दोस्तों को ये नॉलेज पास करना और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो को आप कभी मिस ना कर सके। तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।